तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी कारवां को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम प्रकाश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा होता है। उसके बगल में बैठी महिला काफी बातूनी थी जिससे वो काफी परेशान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं अविनाश नाम के लड़के को जो कि बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, बहुत बोरिंग लगती है उसे अपनी नौकरी। उसे बनना तो फोटोग्राफर था पर पिताजी के प्रेशर डालने पर उसे नौकरी करनी ही पड़ी। प्रकाश अविनाश के पिता हैं। अविनाश का बॉस बहुत खड़ूस सा है, हर वक्त चिल्लाते रहता है, काम करते रहता है। एक शाम अविनाश को पता चलता है कि जिस बस से उसके पिताजी जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके पिताजी नहीं रहे। अविनाश एकदम सन्न सा रह जाता है। वैसे उसके पिता से कुछ खास बनती नहीं थी, वो उसे पसंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने अविनाश को कभी सपोर्ट नहीं किया। हर वक्त डांटा फटकारा और जैसे हर कोई समाज में आगे बढ़ता है वैसे आगे बढ़ता रहने की सलाह दी। कुछ अलग कभी करने ही नहीं दिया, हमेशा जज किया उसे, उस पर कभी विश्वास नहीं किया, उसे हमेशा नीचा ही दिखाया उसकी ही नजरों के सामने। बॉडी लोकल एयरपोर्ट पे भिजवा दी गई थी तो उसको लाने के लिए अविनाश जाता है अपने दोस्त शौकत के पास जो कि मैकेनिक है। बॉडी लाने के लिए वैन की जरूरत थी तो इसलिए उसके पास गया। शौकत काफी अलग किस्म का इंसान है। सीरियस माहौल में भी वो ऐसी बातें बोल देता है कि हंसी आ जाए और उसे हर किसी से दिक्कत रहती है। शौकत उसके साथ ही चलने का कहकर वैन लेके पहुंच जाते हैं बॉडी लेने। फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो लोग बॉडी ले जा रहे होते हैं तो शौकत कहता कि मेरे जानने में एक प्लॉट खाली है, वहीं जाके गाड़ देते हैं, बढ़िया सुकून से रहेंगे। अविनाश कहता कि हम लोगों के यहाँ गाड़ते नहीं जलाते हैं तो शौकत कहता कि ठीक है फिर लकड़ी का इंतजाम करते हैं, वहीं पर फूंक देंगे अच्छे से, पुराना डीजल भी रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह की बातें करने में एक्सपर्ट था शौकत। अविनाश पिताजी को इलेक्ट्रिक सिस्टम वाले शमशान ले जाता है तो कॉफिन खोलने पे पता चलता है कि उसमें पिताजी नहीं कोई और है। एक महिला की बॉडी थी कॉफिन में। जहाँ से बॉडी रिकवर की वहाँ अविनाश एम्प्लॉय से भिड़ पड़ता है कि आपने गलत कॉफिन दे दिया है हमें। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो कि कहता कि मेरी बहन का सामान नहीं मिला है मुझे, उसकी बहन भी उस बस एक्सीडेंट में मारी गई थी। एम्प्लॉय बताता है कि आपके फादर की बॉडी कोची पहुंच गई है, मतलब जिस औरत की बॉडी आपके पास है उनके घर पहुंच गई है आपके पिता की बॉडी। नंबर दिया था तो अविनाश कॉल करता है तो औरत की बेटी फोन उठाती है जिसका नाम है ताहिरा। ताहिरा कहती कि मेरी माँ और मेरी बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है, माँ रही नहीं और बेटी दूसरे शहर में पढ़ती है, मैं यहाँ से अकेले कैसे आऊँ वहाँ बॉडी लेने। अविनाश सोचता है कि वही पहुंचा देगा उनकी माँ की बॉडी उनके पास और अपने पिता की बॉडी वापस ले आएगा। हमें देखने मिलता है कि कुछ गुंडे शौकत पर नजर रखे हुए हैं। ये लोग निकल चुके थे कोची के लिए कि तभी ताहिरा फोन करके कहते कि मेरी बेटी यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं, फोन भी बंद है उसका। कल रात मैंने उसे माँ के बारे में बताया, फिर उसके बाद से बात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ है वो ऊटी में स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। अविनाश सोचता है कि जब जाहिर है तो ऊटी से होते हुए चला जाएगा, उनकी बेटी को भी पिक कर लेगा। शौकत मना करने लगता है कि वो तो दूर है और डीजल भी कितना लग जाएगा, पर अविनाश उसे कैसे भी मना ही लेता है। अविनाश पहुंच जाता है ताहिरा की बेटी तान्या के पास। उसने पिछली रात इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो भूल ही गई अपनी नानी की मौत के बारे में। तान्या अपनी नानी को देख काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी अपनी नानी से काफी बनती थी। अविनाश उसे सारी चीजें समझाता है और फिर तान्या तैयार हो जाती है उसके साथ चलने के लिए। तान्या ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी तो शौकत कहता कि अगर ये ऐसे आधे कपड़े में चलेगी तो मैं नहीं ले जाऊंगा इसे, इसको बोलो बदन ढक के आए अपना। अविनाश कोशिश तो करता है तान्या को कन्विंस करने की पर तान्या उसकी सुनती नहीं तो अविनाश शौकत को ही समझा बुझा के चलने को मना लेता है। वो लोग ब्रेक लेते हैं तो तान्या को कॉफिन के अंदर से एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स उस आदमी का था जो अपनी बहन का सामान ढूंढ रहा था जो कि इस बॉक्स में था। अब अविनाश सोचता है कि बेचारा वो आदमी परेशान था कितना, ये बॉक्स उस तक पहुंचाना होगा, उसकी बहन की आखिरी निशानी है इसमें। शौकत परेशान हो गया था, कभी इधर से उधर से इधर, पूरा दक्षिण भारत दर्शन हो गया था उसका। तो अफसोस कि उसकी सुनी भी नहीं जा रही थी, वो बोलता तो था पर उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। लंबा सफर तय कर
करते सड़क नापते वो लोग पहुंच जाते हैं उस आदमी नामबियार के घर। पता चलता है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो वो लोग वहां हैं। शौकत कहता कि वैसे शादी में नहीं जा सकता, तो शेरवानी टाइप के कपड़े लाया था तो वही पहन लेता है। अविनाश उस आदमी को उसकी बहन की आखिरी निशानी देता है, जिससे कि वो बहुत खुश होकर उसे गले से लगा लेता है। शौकत की वहाँ शहनाई वाले से दोस्ती हो जाती है। शौकत देखता है कि वहाँ तो सब नंगू पंगू होकर पार्टी कर रहे हैं। फिर उसे दिखती है तान्या दारू पीती हुई। अविनाश उसे समझाने जाता है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोग क्यों मिले हैं और क्या हुआ है, तुम यहाँ दारू पी रही हो आराम से। तान्या कहती कि तुम्हारे पिता से कोई लगाव नहीं था, तो तुम इतना गंभीर क्यों हो रहे हो। मेरी नानी होती तो वो मुझे मना नहीं करती पीने से, उन्हें आंसू बहाने से सख्त नफरत थी। तो चलो अंकल जैसा मत बनो और पियो आराम से। इतना सुनने के बाद अविनाश फिर थोड़ी पी ही लेता है। अविनाश तान्या से कहता कि जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तान्या कहती कि तो क्या तुम मुझे गैर जिम्मेदार बोल रहे हो। अविनाश कहता कि हाँ, तुम्हें तो अपनी नानी का मर जाना भी याद नहीं रहा। तान्या कहती और तुम्हें लगता है कि मुझ पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। अविनाश कहता कि नहीं, क्योंकि कुछ घंटों बाद तुम फिर वही कर रही थी, काफी जल्दी मूव ऑन कर जाती हो तुम तो। तान्या कहती कि मुझे जज करना बंद करो, मुझे जीना मत सिखाओ अंकल। अविनाश कहता कि यही चीज, ये बेकार का विरोध करने वाला रवैया, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, इतना परेशान क्यों रहती हो। घर वालों से प्यार नहीं मिला या तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया या आशिक ने धोखा दिया है। तान्या कहती कि मेरे पापा को कैंसर था जब मैं 8 साल की थी, वो बहुत जल्दी चले गए और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं जो भी हूँ अपनी मर्जी से हूँ। अब शौकत के पास आ जाते हैं कुछ गुंडे। उसने किसी आदमी से पैसा ले रखा था तो वही वसूलने आए थे वो लोग। पैसे तो थे नहीं तो वो लोग उसकी वैन उठा ले जाते हैं जिसमें बॉडी रखी थी। वैन के ऊपर बैठे थे शहनाई वाले दद्दू, तो उनको चोट आ जाती है और वैन रोकने के चक्कर में शौकत भी जख्मी हो जाता है। दद्दू और शौकत दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब ठहरने के लिए होटल लेना था तो तान्या शौकत से पूछने जाती है होटल चलने के लिए, पर तभी उसे दिखती है एक खातून जो कि मिलने आई होती है दद्दू से। शौकत के मन में लड्डू फूटने लगते हैं तो वो वहीं रुकने को बोल देता है। तान्या और अविनाश के बीच बातें होती हैं तो अविनाश अपने सपनों के बारे में बताता है कि उसे फोटोग्राफर बनना था, पर पिताजी की मेहरबानी से वो बन नहीं पाया। शौकत उस लड़की को शेर सुना सुना के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। लड़की को भी शौकत पसंद आ गया था तो उसकी शायरियां सुन भी रही होती है। अविनाश को कुछ सामान लेना था तो वो दुकान जाता है तो तान्या भी जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है। अब इस बात पे अविनाश उस पर भड़क पड़ता है कि कैसी जिंदगी जी रही हो तुम, कोई सीरियसनेस ही नहीं है, ये सब इतनी बड़ी चीजें इतने हल्के में लेती हो तुम। इस बात पर दोनों में हल्की सी नोकझोंक हो जाती है क्योंकि दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। मन शांत होने के बाद अविनाश जाता है उसके कमरे में, पर देखता है कि वो तो है ही नहीं, फोन भी नहीं लग रहा था उसका। अविनाश टेंशन में आके उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। काफी भागा दौड़ी करने के बाद वो मिल जाती है उस हॉस्पिटल में जहाँ शौकत एडमिट है। दोनों लोग एक दूसरे को सॉरी बोल कर नाराजगी खत्म कर लेते हैं। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है रघु नाम का, जो कि अविनाश को जानता था। दरअसल उसकी पत्नी रुमाना अविनाश की कॉलेज फ्रेंड है। रघु इन दोनों को अपने घर लेके चला जाता है रुमाना से मिलवाने। यहाँ पता चलता है कि रुमाना और अविनाश कॉलेज टाइम में प्रेमी थे। अविनाश अचानक रुमाना को छोड़कर चला गया था, इसलिए इनके बीच में बातचीत बंद हो गई और अब जाके मुलाकात हुई। दोनों अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके थे कि उस समय बिछड़ने के दुख से ज्यादा आज मिलने की खुशी हो रही थी। शौकत ने हॉस्पिटल में ही अपनी प्रेम कहानी शुरू कर दी थी। रुमाना को लग रहा था कि तान्या उसकी प्रेमिका है, तो वो क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर पूरी बात बताता है। अविनाश कहता कि बहुत टाइम बाद किसी जवान इंसान से मिलनसार हो रहा हूँ। कभी कभी इससे बात करता हूँ तो बिल्कुल पापा की तरह बर्ताव करता हूँ मैं, गुस्सा, बेमतलब, ओल्ड फैशन टाइप। रुमाना कहती कि ये कभी नहीं खत्म होने वाला चक्र है। वो कहते हैं ना, जब तक इन बेटों को महसूस होता है कि उनका बाप सही नहीं था, उसका खुद का एक बेटा हो जाता है जो समझता है कि उसका बाप गलत है। शौकत सोच रहा होता है कि वो सीधा दद्दू से उसकी बेटी का हाथ मांग लेगा, लेकिन वो लड़की दद्दू की बेटी नहीं, बेगम होती है, वो भी तीसरी। उसका बहुत बुरा वाला पोपट हो जाता है। एक दिन रुकने के बाद अविनाश फिर से सफर शुरू कर देता है अपना। रुमाना का पति काफी अंडरस्टैंडिंग टाइप का था। उसे पता था कि अविनाश रुमाना का क्या लगता था, पर फिर भी उसे घर ले आया, दोनों को मिलाया। उसे पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश है, वो उस पर भरोसा कर सकता है।
पुलिस वैन ढूंढ निकालती है, लेकिन गुंडों ने उसकी हालत खस्ता कर दी थी। गलीमत थी कि कॉफिन सही सलामत था। उन्हें एक पुरानी नैनो कार मिलती है तो वो लोग उसी के ऊपर कॉफिन बांध कर शौकत को लेकर निकल लेते हैं। शौकत का जो पोपट हुआ उससे उसका मूड ऑफ था, तो उस बात की भड़ास निकालने के लिए वो पहुंच जाता है गुंडों के अड्डे पर। उन सबको खूब बुरा भला कहे जा रहा था, एकदम मारपीट पे उतारू हो गया था। लेकिन जब वो देखता है कि अरे साला ये तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, तो वो तुरंत दुम दबा के भाग लेता है। अविनाश पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्यों पीछे पड़े हैं तुम्हारे। शौकत बताता है कि एक जमाने में मेरे अब्बा ने बहुत गलत लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। अविनाश कहता कि तुमने तो बताया था कि तुम अपने अब्बा से कभी मिले ही नहीं। शौकत कहता कि मेरा बाप शराबी था, मेरी अम्मी और मुझे एक साथ मारता था, कुछ बोलो तो बोलता था कि तेरा बाप हूँ मैं। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। मार खाना मेरी अम्मी को लगता था कि उनका फर्ज है। एक दिन अब्बा जी को दे दिया मैंने एक। अम्मी ने मुझे शुक्रिया बोलने के बजाय मुझे ही घर से निकाल दिया। जिल्लत सहने की ना उनकी आदत हो गई थी, उसके बिना रह नहीं सकती थी वो। शराबी के पीछे जो बाप था मैं कभी उससे मिला ही नहीं, इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि मैंने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं। मूड लाइट तब होता है जब इन दोनों को पता चलता है कि जिसको वो दद्दू की बेटी समझ रहा था वो उसकी बेगम निकली। सफर करते करते आखिरकार वो लोग ताहिरा के पास पहुंच ही जाते हैं। ताहिरा पूछती माँ कहाँ है, तो शौकत कहता कि माँ नैनो पर है, अंदर फिट नहीं हो पा रही थी ना, इसलिए उनको ऐसे बांध के लाए। ताहिरा कहती कि शाम को मैंने माँ के लिए प्रार्थना सभा रखी है, तो आप लोग रुक जाइए। अविनाश कहता कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप मेरे पिता के लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा। ताहिरा को कॉफिन में से एक बॉक्स मिला था जिसमें अविनाश के पिता की चीजें रखी थी, तो वो उसे दे देती है। तान्या अविनाश से कहती कि खुशखबरी है, मैं पेट से नहीं हूँ। अविनाश के साथ रहकर तान्या इतना तो सीख गई थी कि बगावत और बेवकूफी में काफी फर्क होता है। सभा में ताहिरा कहती है इस दुनिया में सबसे छोटा और खूबसूरत शब्द है माँ। कुछ लोग इंजीनियर होते हैं और कुछ डॉक्टर, कुछ शायर, कुछ पेंटर। अपने बच्चों को बड़ा करते करते एक माँ को ये सब बनना पड़ता है उसके लिए। फिर एक दिन अचानक वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दुनिया भर की अकल आ जाती है उसमें, और उसी माँ को छोड़कर कहीं और चला जाता है। माँ ये भी स्वीकार कर लेती है, फिर बाकी जिंदगी निकालती है फिक्र करने में। मेरी माँ भी ऐसे ही थी, दुनिया की सारी माँओं की तरह। ये सुन सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इमोशनल होकर अविनाश वो बॉक्स खोल कर देखता है जिसमें पिताजी का सामान रखा था। उनकी पर्स में रखी थी उनकी पत्नी की फोटो और गोद में था अविनाश। एक छोटी डायरी भी मिलती है, उसमें पिताजी ने अपने दोस्त को कुछ लिखा था। अविनाश पिताजी के दोस्त की कंपनी में ही काम करता था, तो पूछा था कि अविनाश कैसा है। बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई है, सच कहूँ तो हम बात ही नहीं करते। वो रूठ गया है मुझसे, उसे लगता है कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। वो फोटोग्राफी करना चाहता था और मैंने मना कर दिया। मैं भी वैसे पियानो सीखकर संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता था, पर उन दिनों में इतनी गरीबी देखी कि मैं डर गया। सोच रहा हूँ उससे आकर मिलूं और कहूँ कि कुछ साल और काम करके जल्दी रिटायरमेंट ले ले, फिर फोटोग्राफी करे, पर हिम्मत नहीं हो रही। उसकी नफरत से डर लगता है। जब तक मैं अपनी ताकत समेटकर उसके पास पहुंचूंगा, प्लीज उसका ख्याल रखना, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। अविनाश प्रार्थना सभा में कहता है इस दुनिया में दूसरा सबसे पेचीदा और खूबसूरत शब्द है पिता। मेरे बहुत साल उन्हें समझने में लग गए और उनकी काफी उम्र मुझे परखने में, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाए। अजीब सा रिश्ता था हमारा, ज्यादा प्यार नहीं था हमारे बीच, पर कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ ही समझ आती हैं, और जब ये सब समझ आ ही गया है तो साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे या नहीं, पर इतना तो पता चल गया है कि वो बुरे भी नहीं थे। ताहिरा की माँ के साथ ही अविनाश अपने पिता का भी अंतिम संस्कार कर देता है। ताहिरा उनको रात के खाने के लिए रोक लेती है, तो शौकत मस्त खाना बनाता है और सब इस पल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगली सुबह अविनाश और शौकत जाते हैं पुलिस स्टेशन। उनकी वैन थोड़ी बहुत रिपेयर हो गई थी। तभी शौकत देखता है कि दद्दू की बेगम आई है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने। दद्दू उसके साथ अच्छे से नहीं रहते थे, उसे मारते पीटते थे। शौकत सोचता है कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने देगा, तो वो उसे वहाँ से अपने साथ भगा ले जाता है। अविनाश
अविनाश वापस आके नौकरी छोड़ अपने पैशन को फॉलो करने का सोच लेता है। वो अपनी फोटो एग्जीबिशन रखता है जहाँ पर वो सभी लोग आए हुए थे जिनको हमने अब तक देखा। आखिरकार अविनाश वो कर रहा था जो वो हमेशा से करना चाहता था। पापा भी नाराज नहीं होंगे आज उसे इस तरह अपने पसंद के काम में कामयाब देख के। सब खुश होते हैं, सब सही हो जाता है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2018 में आई मूवी कारवां को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल सादी थी पर काफी कुछ सिखा जाती है। हमें सिखाती है कि हमें सामने वाले के बिहेवियर, उसके नेचर से उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता जो आपको उसमें अच्छा नहीं लग रहा उसी की कमी आपके अंदर हो। तान्या बेधड़क जीने वाली लड़की थी और अविनाश हर चीज सोच सोच कर चलने वाला इंसान था। हालांकि उसके अंदर भी बहुत सी इच्छाएं थी पर अपनी उम्र के हिसाब से जैसे लोग इस उम्र में होते हैं वैसे ही बने रहने की आदत डाल चुका था वो। फिर उसकी जिंदगी में आई तान्या। उसे सीखने मिला कि थोड़ा कम टेंशन लेकर और बाकी क्या सोचेंगे बोलेंगे ये भूल कर अपने मन की कर लो तो अच्छा होता है। वहीं तान्या को अविनाश से सीखने मिला कि एकदम ही आवारा पंछी हो जाना भी सही नहीं है। आवारगी में कई बार हमसे गलती हो जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो कि शायद आप सुधार भी ना सको आगे चल के। उदाहरण के तौर पर वो ज्ञान दे रही थी कि संभोग और ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये सब। पर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो क्या होता, एक टेंशन ही तो बढ़ती ना। तो माना कि सब नॉर्मल है, सबको सब कुछ पता होना चाहिए पर ये नहीं कि इतना विलीन हो जाओ इन सब में कि कुछ ऐसा कर बैठो जिसे सुधार ही ना सको। अविनाश भी अपने पिता जैसा ही बनता जा रहा था। रोमाना ने सही कहा, एक तरह का चक्र है जो कभी नहीं खत्म होगा। ये जो जनरेशन गैप है हमारे माता पिता के बीच वो कभी नहीं खत्म होगा। आज हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है, कुछ जानते नहीं है वो। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है पर अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता। आज की जनरेशन को जेनजी कहते हैं। उनका रहना खाना बात करना उनका पहनावा ऐसा है कि वो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता। तो जब हम माँ बाप बनेंगे तो हम भी यही सोचने वाले हैं कि आजकल ये क्या करते रहते हैं बच्चे। हम भी ज्ञान देंगे कि ऐसा नहीं वैसे करो, ये नहीं वो करो। इसका हल बस एक ही है, जैसे आपके माँ बाप ने आपकी सुनी नहीं आप वो गलती ना करो। आप अपने बच्चों की सुनना, उन्हें समझना और जानने की कोशिश करना कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनकी बातों में कॉन्फिडेंस हो तो उन्हें वो करने देने में ही भलाई है जो वो करना चाहते हैं। बदला बदला भी नहीं खेलेगा कि हमें कुछ नहीं करने मिला अपने मन का तो उसे क्यों करने दें। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को रोकते टोकते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके मन का करने नहीं मिला। तो ये बहुत ही गलत पेरेंटिंग है। जब भी डैडी इशू वाला टॉपिक होता है तो हमेशा बच्चे पर ही सारा प्रेशर डाला हुआ दिखाई पड़ता है कि उसने कभी ट्राई नहीं किया बात करने का। फिर बाद में अफसोस होते हुए दिखाना कि कर ली होती बात तो अच्छा होता। अविनाश की अपने पिता से कभी नहीं बनी और इसके कई कारण थे कि क्यों नहीं बनी। जब तक वो कारण नहीं मिटेंगे कोई बच्चा कैसे बात कर ले खुद जाकर। फिर बाद में दिखाना कि प्यार तो बहुत था। अरे जब प्यार था तो जताना चाहिए था ना, प्यार दिखाना चाहिए था ना, बात करना चाहिए था ना आपको। हर टाइम तो डांट फटकार के बात की, अपने बच्चे को एकदम पराया बच्चे की तरह ट्रीट किया। तो फिर क्या मतलब आखिर में यह बताने का कि प्यार तो बहुत था बस बता ना सके। कोई सेंस रह गया इस बात का। शौकत का किरदार कुछ ऐसा है जो कि कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो पर होना बहुत जरूरी है। उसकी हरकतें उसकी बातें ऐसी कि आपको शर्मिंदा भी करें पर बाद में हंसने पे भी मजबूर करते हैं। होना चाहिए हमें थोड़ा शौकत जैसा जो हर शब्द नाप तौल के ना कहे, बस जो मन में आए कह दे। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सामने वाला सोचेगा कि क्या ही बोल दिया इसने, या फिर वो भी आपके जैसा होगा तो आपकी बात पर हंस देगा। और क्या पता आपको आपके जैसा कोई मिल जाए। कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी होती बल्कि उन्हें जीने के लिए महसूस करने के लिए बनी होती हैं। ये फिल्म उनमें से एक है। इसके किरदार आपको अपने से लगते हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो बात होगी सबसे पहले इरफान सर की। उनकी एक्टिंग पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हर किरदार को निभाया नहीं जिया है। आज भी ऐसा लगता है जैसे वो कहीं गए ही नहीं। उनके अच्छे काम ने उन्हें आज भी जिंदा रखा है और हमेशा वो जिंदा रहेंगे हमारे दिल में। दुल्कर सलमान ने भी अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम बढ़िया ही देखने मिला। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग्स, एक्टिंग सब बहुत अच्छा है और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ कहानी पता चलती है, ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि फिल्म देखिए जाके। अब और कुछ तो बताने को रहा नहीं तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।